हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो सी के अंदर ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो सी प्रोग्राम के अंदर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास मेजरली 7 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो जिनमें से जो पहला टाइप है यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक बेसिक सा जो स्ट्रक्चर था वो तैयार करके पहले से ही रख रखा है और अब हम समझेंगे कि पहले ऑपरेटर क्या होते हैं। तो देखो, ऑपरेटर्स वो सभी टूल्स हैं जिनकी मदद से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं किसी डेटा के ऊपर। हमारे पास डेटा टाइप्स थे, हमने डेटा पढ़ लिए, अब उन डेटा के ऊपर हमें क्या करना है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करनी है। तो जब मैथमेटिक्स परफॉर्म करनी पड़ेगी तो उसके लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे। तो जो टूल्स हैं वही हैं हमारे ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स 7 टाइप्स के होते हैं। तो जिसमें से पहला जो टाइप है वो है यूनरी ऑपरेटर। देखो, एडिशन एक ऑपरेटर है जिसे अभी हम पढ़ेंगे आगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर, लेकिन एडिशन भी एक ऑपरेटर है, आप जानते हैं। एडिशन को परफॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, मैं अगर लिखूं 5 प्लस, तो आप ये कहेंगे कि इसका तो कोई लॉजिक नहीं है भाई। 5 के अंदर क्या ऐड करूं या 5 को मैं किस में ऐड करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं लिख दूं 2, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कि 5 + 2 = क्या होगा, 7 होगा, आप बोल सकते हैं। तो आपको इजीली मालूम है कि 5 जो एडिशन ऑपरेटर है उसको परफॉर्म होने के लिए मिनिमम हमें 2 डेटा तो चाहिए। हमारे पास 2 डेटा तो होने ही चाहिए जिसकी वजह से हम एडिशन परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन यूनरी ऑपरेटर एक ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि सिर्फ सिंगल डेटा के ऊपर ही ऑपरेट हो जाते हैं। सिंगल डेटा चाहिए इन्हें ऑपरेट होने के लिए। तो जो पहला ऑपरेटर है हमारे पास है वो है साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ये साइज ऑफ एक तरीके से एक फंक्शन भी है। अब फंक्शन क्या होते हैं मैंने आपको बार बार बताया है कि मैं इसका जो फंक्शन है वो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑपरेटर भी है और फंक्शन भी है। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा, जो भी हम डेटा इसके अंदर हम देंगे, जैसे लेट सपोज x दिया और मैं x को अभी बना लेता हूँ, तो इंट x मैं लिखता हूँ, इंट x। तो इंट यानी कि इंटीजर टाइप, x यानी कि वेरिएबल। तो एक x नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। तो अब इस x नाम के वेरिएबल के अंदर जो ये यहाँ पे जो मैंने x डाला है, यही x मैंने डाला है। ठीक है, तो साइज ऑफ का काम क्या होगा, देखिए, जैसे मैंने x नाम का वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, तो ये मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस लेगा, क्योंकि भाई मेमोरी के अंदर मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, तो वो डेटा क्या करेगा, कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस लेगा। अब कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस जो लेगा, वो कितने मेमोरी स्पेस लेगा उसे ये कैलकुलेट करके साइज ऑफ फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो क्या देता है साइज ऑफ फंक्शन, साइज ऑफ फंक्शन कितना डेटा स्टोरेज, कितनी मेमोरी की स्पेस हमारा कोई डेटा टाइप मेमोरी के अंदर स्पेस लेता है, कितनी स्पेस लेता है, वो हमें जो साइज ऑफ फंक्शन है बता के देता है। तो ये देखिए, डिफ़ॉल्ट बाइट्स के अंदर मेमोरी कैलकुलेट करता है। तो मेमोरी स्पेस जो ये कैलकुलेट करता है, ये बाइट्स के अंदर कैलकुलेट करता है। ठीक है, बाइट्स के अंदर मेमोरी कैलकुलेट करता है। तो जैसे कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं इंट k और इक्वल्स टू लगा दूं साइज ऑफ x, यानी कि अब ये साइज ऑफ फंक्शन क्या करेगा, साइज ऑफ काम करेगा इस x जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का कितना साइज है, कितनी मेमोरी स्पेस ये घेर रहा है, उसको बाइट्स के अंदर कैलकुलेट करेगा। और कैलकुलेट करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो k नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक इक्वल्स टू असाइन लगा रखा है। ठीक है, और जो वैल्यू है उस वैल्यू को असाइन कर देगा इस k के अंदर। ठीक है, इस k के अंदर इस वैल्यू को असाइन कर देगा। तो अगर अब मेरे को जानना है कि ये कितनी मेमोरी स्पेस ले रहा है, तो बहुत ही सिंपल, मैं इस प्रिंट f इस k की वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूँ। तो k की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मैं अब कुछ नहीं, %d लिखा और कॉमा लगा के k लिख दिया। समझ आ गया नहीं, आ गया, और ये सेमीकोलन से क्लोज कर दिया, कंट्रोल F9 के बाद ये देखो 2 आ गया। और 2 का मतलब क्या है, यानी कि जो x जो वेरिएबल है, जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ये 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस घेरता है।
मैंने देखो x लिखा, मैं डायरेक्टली इसके अंदर क्या लिख सकता था, मैं इंट भी लिख सकता था, तो कोई परेशानी नहीं थी, मेरे को सेम आंसर मिलेगा, तो 2 मिलेगा। यानी कि ये बताता है कि इंटीजर टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप जो होता है वो मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स की मेमोरी लेता है। तो इंट का मतलब क्या था, इंटीजर। तो इंटीजर टाइप का जो डेटा होता है वो मेमोरी के अंदर 2 बाइट्स की स्पेस लेता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फ्लोट, FLOAT फ्लोट, और फ्लोट को लिखने के बाद प्रिंट मतलब एग्जीक्यूट कराऊँ तो देखो 4 आ रहा है। यानी कि जो फ्लोट टाइप का डेटा होता है वो मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स की स्पेस लेता है। अगर डबल, DOUBLE डबल, तो डबल की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल F9, तो ये 8 बाइट्स की स्पेस मेमोरी के अंदर लेगा। समझ में आ गई। ऐसी अगर मैं करेक्टर की चेक करूं, करेक्टर, तो करेक्टर के लिए कैर, और कैर को F9, कंट्रोल F9, तो 1, यानी कि 1 बाइट्स की मेमोरी एक करेक्टर लेता है। तो बहुत सिंपल सा था ये, कि हमको ये जानना है कि कौन कितना मेमोरी लेता है और कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी लेता है, तो उसके लिए हम साइज ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऑपरेटर है। तो पहला ऑपरेटर हमने डिस्कस कर लिया है, साइज ऑफ। अब हम बात करने जाते हैं दूसरा ऑपरेटर, जिसका नाम है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मान लीजिए कि मैं एक इंटीजर टाइप का x नाम का एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख देता हूँ 6, और इस वैल्यू को मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट f, और प्रिंट f करके मैं %d, तो x की जो वैल्यू थी वो मैंने प्रिंट करा ली। ठीक है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ से प्रिंट करा सकता हूँ। लेकिन अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, जिस ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका सिंटेक्स क्या है, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है कि जो भी वेरिएबल है जिसके अंदर हमें इंक्रीमेंट करना है उसके आगे 2 प्लस के सिग्नेचर, और अगर डिक्रीमेंट है तो 2 माइनस के सिग्नेचर। ठीक है, तो बस बहुत सिंपल सा है ना, तो बस प्लस प्लस लगा दिया। और अब इसका काम क्या है, देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करेगा 1 से, यानी कि एक बार उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। तो यानी कि अगर 6 वैल्यू थी तो वैल्यू अब हो जाएगी 7। ठीक है, अब %d, और मैं इसकी जगह लिख देता हूं x। तो x को मैं 2 बार प्रिंट करा रहा हूं और मैं यहां पे लिख देता हूं एक बैकस्लैश n। ठीक है, अब बैकस्लैश n क्या होता है, बैकस्लैश n का जो काम होता है, जैसे हम प्रिंट के अंदर लिखते हैं तो ये क्या करता है कि इसको एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही बैकस्लैश n एग्जीक्यूट होगा तो हमारा जो कर्सर है, हमारा जो ये आउटपुट स्क्रीन पे जो कर्सर है वो अगली लाइन पे चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन पर जाकर प्रिंट होगा अगला कोई भी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके आगे हम कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाएंगे, हमको जो भी प्रिंट करना होगा वो अगली लाइन पे चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं बैकस्लैश n के बगैर अगर प्रिंट करूँ तो आप देखो 6 और 7 एक साथ प्रिंट हुए, और अगर मैं बैकस्लैश n के बाद प्रिंट करूं तो अगली एक लाइन छोड़कर प्रिंट हुआ। सिंपल समझ में आ गया ना, व्हाट इज द यूज ऑफ बैकस्लैश n। तो देखो पहली बार जो x की वैल्यू थी वो आई 6, और जो दूसरी बार में जो x की वैल्यू थी वो आई 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो वैल्यू थी वो थी x की 6, लेकिन इस ऑपरेटर के चलने के बाद x की जो वैल्यू हो गई वो एक नंबर से इंक्रीमेंट हो गई और 7 हो गई। वैसे ही अगर मैं इसको माइनस माइनस लिख दूं तो अब क्या होगा, ये कुछ नहीं, एक नंबर से डिक्रीमेंट हो जाएगी। तो 60 से 5 होगी क्योंकि एक नंबर से डिक्रीमेंट हो गई। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और एक होते हैं प्री इंक्रीमेंट। अब दोनों क्या होते हैं, दोनों का सिंटेक्स क्या होता है, थोड़ा सा ही अंतर है, मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं प्रिंट कराऊंगा, इसको सबको हटा देते हैं, और मैंने x नाम का एक वेरिएबल लिखा है। ठीक है, मैं यहां पर एक नया नाम का वेरिएबल बनाता हूं y। ठीक है, और y के अंदर मैं लिखता हूं x प्लस प्लस। और आप अब अपने वीडियो को पॉज करो और पॉज करके सोचो कि इस y के अंदर क्या वैल्यू गई होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ y को भी अगर, तो जैसे मैं इसके आगे लिख देता हूँ x इक्वल्स टू और कॉमा y इक्वल्स टू %d
और अगर मेरे को दोनों को वैल्यू को प्रिंट कराना है कॉमा वाई, अगर अब देखो x की जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी और y की वैल्यू प्रिंट होगी, तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और गैस कीजिए व्हाट इज़ द रिजल्ट। तो चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो x की वैल्यू क्या आई है 7 आई है और y की वैल्यू क्या आई है 6 आई है। x की वैल्यू 7 क्यों आई? क्योंकि x प्लस प्लस जैसे ही ऑपरेटर चला तो उसने x की जो वैल्यू थी 6 उसको इंक्रीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से x की वैल्यू 7 प्रिंट हुई। ठीक है भाई, y की वैल्यू तो भाई 6 आई है, वो तो 7 नहीं आई। वो क्यों 6 आई है? हमने तो x के अंदर इंक्रीमेंट करके वैल्यू को स्टोर किया है। जी नहीं, हमने x के अंदर इंक्रीमेंट करके वैल्यू को स्टोर नहीं किया। हमने पहले वैल्यू को स्टोर किया है और फिर स्टोर हो जाने के बाद हमने उस वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है। यानी कि पहला जो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते समय, वो है y के अंदर x की वैल्यू स्टोर हुई है और x स्टोर हो जाने के बाद x के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। तो यानी कि पहले क्या वैल्यू थी x की, जो थी 6, तो पहले 6 को y के अंदर स्टोर कर दिया और फिर हम x की जो वैल्यू है 6 इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो जो y के अंदर था वो तो 6 ही रहा, लेकिन x के अंदर जो वैल्यू थी वो इंक्रीमेंट हो गई, इसीलिए 7। तो इस वाले को हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर माइनस माइनस कर दूँ तो माइनस माइनस भी सेम काम करेगा। पहले वो y के अंदर x की वैल्यू स्टोर होगी और फिर माइनस माइनस यानी कि x की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, यानी कि x की वैल्यू आएगी 5 और y की वैल्यू आएगी 6। देखो, तो x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 6। तो ये था हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। अब मैं बात करता हूं वो है प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। ये है सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। अब प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या है, जो 2 प्लस प्लस की जो साइन थी ये x वेरिएबल से पहले लग जाएंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, इसे मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। तो अगर मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो x की वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू भी 7 आई। मतलब क्या अंतर है इन दोनों में? तो देखो x की वैल्यू थी 6। प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होगा, जैसा इसका नाम है प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट करो, यानी कि x की जो वैल्यू है जो कि 6 है उसके अंदर पहले इंक्रीमेंट फंक्शन होगा। तो यानी कि जो x की वैल्यू है वो 7 हो जाएगी और 7 हो जाने के बाद उस x की वैल्यू जो है वो y के अंदर स्टोर की जाएगी। तो फाइनली हुआ क्या, x की वैल्यू जो 6 थी उससे 7 हो गई और उस 7 वैल्यू को हमने स्टोर किया, तो जिसकी वजह से y की वैल्यू इस बार 7 आई। तो ये था डिफरेंस प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट के बीच में, सॉरी प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। और वैसे ही अगर हम बात करूं प्री इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, बड़ा कंफ्यूजन सा है। ठीक है, तो वो भी लगभग सेम सा है। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले वैल्यू डिक्रीज होगी उसके बाद स्टोर होगी। तो x की वैल्यू जो 5 हो गई क्योंकि वो तो डिक्रीज हुई है, लेकिन y के अंदर कब स्टोर हुआ, पहले वैल्यू को डिक्रीज किया, डिक्रीमेंट किया नंबर 1 से, फिर उसको y के अंदर स्टोर किया। तो ये थे हमारा यूनरी ऑपरेटर्स